जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो अपना जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी न दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको आपकी जानकारी जरूर देंगे कि आपकी लव मैरिज होगी अथवा नहीं होगी। यह जानकारी आपको मूलांक के हिसाब से दी जाएगी। इसके अलावा शादी से संबंधित जानकारी आपको जन्म तिथि के हिसाब से दी जाएगी। कुंडली के अनुसार से इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। अगर जवाब देने में देरी होती है तो आप निराश और हताश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली दिखवा सकते हैं। हम आपको आपकी जानकारी जरूर देंगे कि आपकी शादी कब होगी। अगर कुंडली में ग्रह दशा अंकित हो तब, अन्यथा आपको कुंडली बनानी पड़ सकती है। खासकर शादी से संबंधित जानकारी के लिए आपको विशेष कुंडली बनवानी पड़ती है। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, आपके जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा होगा, उनका कैरियर, आपका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। इसके अलावा आप संचार के सभी माध्यमों से केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भकुर दोष, नारी दोष और मांगलिक प्रभाव में शादी नहीं करनी चाहिए जातकों की। तो अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित और ज्योतिष से सलाह लेकर कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह जानकारी प्राप्त कर लें कि आप और आपका जीवन साथी नारी दोष से मुक्त है अथवा भकुर दोष से मुक्त है। कई ज्योतिष भकुर दोष और नारी दोष में कुछ वैदिक उपाय बताते हैं जिन्हें करने से नारी दोष और भकुर दोष का प्रभाव कम होता है। हालांकि पूरी तरह से यह खत्म नहीं होता है। तो ऐसे में जातकों को सलाह दी जाती है कि नारी दोष और भकुर दोष में शादी नहीं करनी चाहिए। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। मामूली शुल्क पर हम आपको कुंडली मिलान कर पूरी जानकारी देंगे कि आपकी शादी हो सकती है और कितने गुण मिल रहे हैं। वैवाहिक जीवन आप दोनों का कैसा रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्म कांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो दो कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में दो शुभ कर्म करना
उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी दो शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता। यानी कि एक ही साल में 2 बेटियों की शादी या 2 बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है। यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता। यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ, द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है। यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है। यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं हो। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रवि बल देख लेना चाहिए। किस महीने में शादी करनी चाहिए? तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़ इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मृता अब्दिके प्रत्यकारे च चांद्रो मास से प्रशस्यता। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। शादी विवाह को हिंदू धर्म में पवित्र कर्म कांड माना गया है। यानी कि मुख्य कर्मों में से एक कर्म शादी है। इसके लिए हर एक अविवाहित व्यक्ति के मन में सवाल रहता है कि उनकी शादी कब होगी, और इसके लिए उनके मन में ढेर सारे सपने संजोए रहते हैं और उनकी तैयारियां भी करती हैं। माता पिता भी चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चों की शादी कब होती है या कब होगी। तो आपको बताना चाहता हूं कि शादी की गणना कुंडली के 7वें भाव से की जाती है। अगर शुभ ग्रह है तो जल्द शादी होती है, अशुभ ग्रह है तो शादी में देरी होती है। दोष निवारण उपाय करके शीघ्र शादी हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे संकेत भी मिलते हैं जिसका साफ इशारा शादी की ओर होता है कि आपकी शादी होने वाली है। इनमें एक सपने में सिंदूर देखने का है। अगर आपको इस सपने का अर्थ नहीं पता है तो आइए जानते हैं कि सपने में सिंदूर देखने का मतलब क्या होता है। यदि आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि शादी के बाद आपका मायका और ससुराल दोनों ही धनी संपन्न परिवार होने वाला है। अगर कोई अविवाहित है तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनका ससुराल धनी संपन्न हो सकता है। अगर कोई विवाहित स्त्री के यह सपना देखती है, सिंदूर देखती है, तो उनके लिए मायके से कोई अशुभ समाचार आने वाला होता है। अगर कोई अविवाहित लड़की सपने में सिंदूर देखे तो यह शुभ माना जाता है और यह सपने का अर्थ है कि शादी के बाद उनका जीवन बेहतर रहने वाला है। अगर कोई विवाहित स्त्री शादी सपने में सिंदूर देखे तो उन्हें मायके से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली होती है। ऐसा होता है कि कोई बड़ा काम जो है बन जाता है
और या कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। इसका मतलब यह भी होता है कि अविवाहित लड़की को शादी के बाद या शादी से पहले मनपसंद वर मिलता है। शास्त्रों की माने तो जो भी स्त्रियां अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छिपा लेती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। उनका पति जो कुछ चाहता है वह उसे मिल नहीं पाता है। हमेशा वह असफल रहता है। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह बेलुप्त सा रहता है। इसलिए सिंदूर जो है जितना लंबा आप लगाएंगे, आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा एवं प्रबल होगा। क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्रियों की शक्तियां जागृत होती है, उनके शरीर में शक्ति का संचार होता है जो साक्षात शक्ति की रूप होती हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि महिलाओं को हमेशा नाक के सीध पर माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी सिंदूर टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर हमेशा नाक के सीध पर और माथे से लेकर लगानी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना शुभ माना गया है। हालांकि जब टेढ़ी वेढ़ी लगाते हैं सिंदूर तो वह अशुभ होता है। ऐसा करने से पति से दूर होने के योग बनने लगते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय महिला हैं और आप सिंदूर लगा नहीं सकती हैं रोज, तो इसके लिए आप विशेष मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं। अगर लगाना है तो उसे छिपाए नहीं और माथे पर जरूर लगाएं। अगर रोजाना नहीं लगा पाते हैं तो शादी की सालगिरह पर, घर में कोई पूजा पाठ हो तब, करवा चौथ, तीज त्योहार, विशेष मौके पर आप सिंदूर अवश्य लगाएं, क्योंकि यह सुहागन की निशानी होती है। सिंदूर लगाकर आप कोई भी शुभ कार्य पूजा पाठ करते हैं तो उससे आपको अधिक फल मिलता है। नवविवाहित स्त्रियां जिनकी नई नई शादी होती है, उन्हें मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए और उन्हें इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि सिंदूर नाक के सीध से, आप चाहे तो नाक के ऊपर से भी लगा सकते हैं और मस्तक तक लगाएं, माथे तक लगाएं। इससे देवगणों का, बड़ों गणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसी महिलाएं के जो पति होते हैं वो अपने जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। इनके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। कब नहीं लगाना चाहिए सिंदूर? कभी भी महिला को बिना नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला को नहा लेना चाहिए, पूजा पाठ करके उसके बाद माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय अपने पति की लंबी आयु जरूर मांगे तथा उन्हें सफल होने के भी वरदान ईश्वर से जरूर मांगे। इसके लिए आप जब सिंदूर लगाएं तो मां पार्वती यानी कि आदि शक्ति का ध्यान करें। अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं उस समय मां का स्मरण जरूर करें। कई महिलाएं किसी अन्य महिलाओं से सिंदूर लगा लेती हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यह शास्त्र में बिल्कुल निषेध है। इससे अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कभी कभी महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर किसी अन्य महिलाओं से सिंदूर लगा लेती हैं, तो यह उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने का संकेत है। इससे उनके जीवन में होने वाली कठिनाई आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए हमेशा सिंदूर खुद से ही लगाएं। पति के हाथों से लगवाएं तो यह सोने पर सुहागा माना जाता है। जब कभी मंदिर जाएं, माता के मंदिर, तो वहां से सिंदूर लाना मत भूलें। माता का मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना गया है। यह आपके सुहाग की रक्षा करता है, आपके घर में सुख समृद्धि शांति प्रदान करता है तथा आप सौभाग्यवती रहती हैं। इसके साथ भी अगर पति पत्नी में कोई विवाद है तो उस समय भी सिंदूर का लगाना विवादों के निपटारा के लिए श्रेष्ठकर माना जाता है। तो ऐसे में अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की अनबन है या कोई कलह है तो आप सिंदूर का इस्तेमाल जरूर करें। माता रानी आपका कल्याण करेंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। इसके लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, मानते हैं, अपनाते हैं, तो नजदीक के किसी वरिष्ठ ज्योतिष से सलाह लें और प्रकांड पंडित से भी परामर्श ले सकते हैं।
आप चाहे तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे।